हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई विश एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत खैरियत से हैं, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं एंड बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर का नाम रहेगा किंग्स एंड क्रॉनिकल्स और बेसिकली ये आपकी हिस्ट्री क्लास 12 की जो दूसरी किताब है उसका लास्ट चैप्टर है, या फिर आप इस तरह से कह लें कि आपकी हिस्ट्री क्लास 12 की दूसरी किताब की थीम नंबर 9 है, या फिर जो आपकी टोटल थीम्स आप पढ़ रहे हैं उसमें 9th वाली जो थीम है वो वाला चैप्टर हम लोगों को आज शुरू करना है, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग करने ये वाले हैं, हम लोग जो मुगल अंपायर का कोर्ट है कि उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसमें मुगल अंपायर के बारे में सच बात नहीं करेंगे कि कब बना, कैसे बना, वो सारी चीजें, मगर हम लोग इसमें डिटेल में जिस चीज के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो रहेगा कि मुगल अंपायर अपना जो कोर्ट था वो कैसे चलाते थे, उनका जो दरबार था वो किस तरह से चलता था, मुगल अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला करता था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो क्या थे, हिंदुस्तान के समाज के ऊपर आखिर उनका किस तरीके का प्रभाव पड़ा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतने बड़े देश पर आखिर मुगलों ने इतना एफिशिएंटली इतने लंबे वक्त तक राज कैसे किया। ये कुछ पर्टिकुलर सवालों के जवाब हैं जो हम लोग इस चैप्टर में तलाशना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर एक बेसिक आइडिया जो है मुगल्स के बारे में होना चाहिए कि मुगल अंपायर क्या था, मुगल अंपायर कैसे शुरू हुआ, मुगल अंपायर कैसे और किन राजाओं के दरमियान, किन बादशाहों के दरमियान अपने उरूज पे, अपने मैक्सिमम पर, अपने क्लाइमैक्स तक गया, और उसके बाद में फिर किस पर्टिकुलर राजा के साथ जो है इसका डिक्लाइन शुरू हुआ एंड फर्दर इसका अंत कहां पर हुआ। तो इस सेशन में सबसे पहले हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि ये पूरा जो एक ब्रीफ हिस्ट्री रही है मुगल अंपायर की वो क्या थी, एंड देन वी आर गोइंग टू जंप ऑन अवर मेन टॉपिक एंड दैट इज गोइंग टू बी किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो चलिए पहले मुगल अंपायर के बारे में थोड़ी सी बेसिक बातचीत हो जाए, उसके बाद में फिर अपन अपने मेन कंटेंट की तरफ आएंगे। तो मुगल अंपायर का जो फ्लैग था वो कुछ इस तरीके का दिखा करता था। मुगल अंपायर का जो ऑफिशियल फ्लैग था वो ऐसा हुआ करता था। यहां जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल कोड को अपने को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, उसके पहले पहले अपन लोग इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स वगैरह को देखेंगे। तो पहला फैक्ट जो अपने को ध्यान में रखना है वो ये है कि मुगल अंपायर का जो फ्लैग है कुछ इस तरीके का दिखा करता था। जहां पे भी आपको ये फ्लैग दिखे समझ जाइएगा कि मुगल अंपायर का फ्लैग है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। चलें जी। मुगल अंपायर जो है इसकी स्थापना 1526 एडी में की गई थी। 1526 एडी में मुगल अंपायर की स्थापना की जाती है, और इसकी स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा, जो एक वॉरलॉर्ड था जो उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर जो एक वॉरलॉर्ड है और उज्बेकिस्तान से आया है, उसने 1526 में इस अंपायर की स्थापना करी है। कैसे करी है? ये भाई आते हैं और इनकी इब्राहिम लोदी जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था उसके साथ में पानीपत में होती है बैटल, जिसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की इस पहली लड़ाई में आपके बाबर साहब जो थे वो इब्राहिम लोदी को पटक देते हैं या फिर इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और यहीं से 1526 में इस जंग के नतीजे के साथ में शुरू होता है हिंदुस्तान में मुगल अंपायर। अब उज्बेकिस्तान के थे और इनका जो चेहरा वगैरह है आप देखिए इस तरीके से दिखा करते थे। बेसिकली इनके जो फीचर्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चाइनीज चेहरे होते हैं कुछ हद तक उससे मिलता जुलता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो आपके फीचर्स होते हैं, छोटी सी आंखें होती हैं और वो जो सर्टेन आपका जो एक चेहरा होता है जो चीनियों का, जिसको हम लोग जनरली चाइनीज का चेहरा मान लेते हैं, तो उनके फीचर्स वगैरह भी कुछ इसी तरीके से हुआ करते थे। ध्यान से देखिएगा। इनका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर, या फिर इनको सिंपली हम लोग बाबर कह देते हैं। 1526 में आए, पानीपत की पहली लड़ाई, इब्राहिम लोदी को निपटा दिया और यहां से अपने मुगल अंपायर की इन्होंने नींव रख दी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो है 1526 से 1530 तक रूल किया। 1530 में इनकी मृत्यु होती है और इसके बाद में गद्दी पर बैठता है इनका बेटा जिसका नाम है हुमायूं। हुमायूं जो हैं 1530 में वो गद्दी संभालते हैं जब इनकी पिताजी यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर की मृत्यु होती है। अब इस वक्त में इंडिया में और भी आपके दूसरी जगहों पे आपके रीजनल रूलर्स थे, रीजनल पावर्स वगैरह थी। उन्हीं में एक हुआ करते थे शेर शाह सूरी, या फिर जिनको शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी या शेर खान जो थे, इन्होंने हुमायूं को कई सारी बैटल्स में हराया, एक सीरीज ऑफ बैटल में हराया, जिसमें दो पर्टिकुलरली डिसाइसिव बैटल है। पहली हुई थी बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और उसके बाद में हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। इन दो लड़ाइयों में लगातार हारने के बाद में हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा और ये भाई साहब निकल जाते हैं ईरान। हुमायूं जो है हिंदुस्तान छोड़ के, क्योंकि दो लगातार बैटल्स में हार गए थे शेर शाह सूरी या शेर खान से, तो उसके बाद में इनको यहां से भागना पड़ता है। अब
जब ये यहां से निकल जाते हैं, जब ये यहां से चले जाते हैं, तो बेसिकली ये सारी चीजें हुई हैं 1530 से 1540 के बीच में। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा है वो बेसिकली 2 पीरियड्स में डिवाइडेड है। उनमें से पहला जो पीरियड है वो माना जाता है 1530 से 1540। 15 और 30 में इनके पिताजी की मृत्यु होती है और उसके बाद में इन्होंने गद्दी संभाली, 10 साल तक जैसे तैसे राज किया और उसमें शेर शाह सूरी से 2 लड़ाइयां, कई सारी लड़ाइयों में नुकसान हुआ था, मगर 2 डिसाइसिव बैटल हार गए। पहला था बैटल ऑफ चौसा और उसके बाद थी बैटल ऑफ कन्नौज। 1540 में हारने के बाद हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं, ये भाग गए और ये पहुंच गए ईरान। इस बीच में 1540 से 1555 तक, यानी कि लगभग 15 साल जो है अब ये ईरान में रहते हैं। इस बीच में शेर शाह सूरी की अब यहां पर गलती से मृत्यु हो जाती है। वो अपनी कुछ गन वगैरह साफ कर रहे थे, गन पाउडर में आग लग गई या गोली चल गई, भगवान जाने क्या हुआ, मगर उस चक्कर में शेर शाह सूरी की एक्सीडेंट में हो जाती है मृत्यु। उसके बाद में जो आपका शेर शाह सूरी का जो सूरी डायनेस्टी थी, उनके जो रूलर्स थे वो उतने ज्यादा डिसाइसिव नहीं थे, उतने ज्यादा एबल नहीं थे जितने आपके शेर शाह सूरी थे। नतीजा ये निकलता है कि कमजोरियां उभरने लगती हैं और इन्हीं का फायदा उठाते हुए ईरान का जो आपका रूलर था, जिसके यहां पे बाबा हुमायूं जो है छुपे बैठे थे, जिनका नाम था सफाविद शाह, ईरान का रूलर जिसका नाम है सफाविद शाह, इनकी मदद से शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद में हुमायूं साहब वापस लौटते हैं और 1555 में दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लेते हैं। सूरी डायनेस्टी के जो भी आपके बचे हुए लोग वाग थे या फिर जो भी उस वक्त रूल कर रहा था उनको हटा के 1555 में फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। बट किस्मत इनकी शायद खराब थी, अगले साल ये अपनी लाइब्रेरी में थे या कहां थे, वहां पे सीढ़ियों से गिर जाते हैं और सीढ़ियों से गिरने के कारण एक्सीडेंट में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो सिर्फ एक ही साल जो है ये सत्ता का सुख भोग पाते हैं और 1555 से 1556 का जो ये 1 साल का टाइम पीरियड है, ये भी जो है हम लोग इनके उसमें गिनते हैं। तो याद रखिएगा, बाबर अकेला ऐसा रूलर है, हुमायूं एक अकेला ऐसा रूलर है जिसके ये जो पूरा आपका टाइमलाइन है, जिस उसके रूल का जो पीरियड है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1 साल का 1556। अब इनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और इसके साथ में हुमायूं साहब जो है इनका कालखंड खत्म होता है। ये हुमायूं देख लीजिए। चलें जी, अगला देखते हैं। इनके बाद आते हैं मुगल डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और शायद सबसे ज्यादा फेमस रूलर, जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, या सिंपली अब इनको अकबर भी बोल सकते हैं। अब इनका जो शासन है 1556 से लेकर 1605 तक चलता है, लगभग 1 कम 50, 49 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया है। 1556 से लेकर 1650 बहुत कुछ हुआ, मुगल अंपायर बड़े लेवल पर फैला, काफी सारी चीजें हुई, तो इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि अकबर जो है 13 साल की उम्र में बादशाह बन जाता है। पिता की मृत्यु हो गई है 1556 में, अब कोई और है नहीं संभालने के लिए, तो बड़ा बेटा होने के नाते से कायदे से अब 1556 में 13 साल की उम्र में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब जो हैं ये बनते हैं बादशाह। अब इसके बाद में जो ये 1556 से 1605 तक का 1 कम 50, 49 ईयर्स का जो रूल है, इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि इतना कुछ हुआ है। आप इसको एक टाइमलाइन में नहीं, आपको एक लगातार एक सिरे से नहीं पढ़ सकते, आपको इसको कुछ हिस्सों में या सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो पीरियड रहा है 1556 से 1605, उसका पहला हिस्सा जिसको हम लोग पढ़ते हैं, या इनके जो शासन का पहला हिस्सा जिसको हम लोग पहला जो हिस्सा वो हम लोग रखते हैं 1556 से लेके 1570 के बीच में। 1556 से लेके 1570 यानी कि लगभग 14 साल का पहला फेज है। दूसरा हम लोग रखते हैं 1570 से 1585 यानी कि लगभग 15 साल, और 1585 से लेके फिर आपका 1605 तक का, जब तक उनकी फिर मृत्यु नहीं होती है, आखिरी फेज है। अब एक एक फेज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, पहले शक्ल देख लेते हैं इनकी। यह है अकबर। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बाबर की बात की जाए तो इसके सेंट्रल एशियन फीचर्स जो हैं वो क्लियर कट दिख रहे हैं, आपको साफ समझ में आ रहा है आदमी हिंदुस्तान का नहीं था। इसके बाद आते हैं आपके हुमायूं, इनके चेहरे पर भी जो है आपके वो जो मंगोल फीचर्स वगैरह होते हैं, जो सेंट्रल एशियन फीचर्स होते हैं वो दिख रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि ये आदमी आपका प्योर इंडियन तो नहीं है। इसके बाद में आते हैं अकबर। अकबर का क्योंकि जन्म भी यहीं पर हुआ है और पेरेंट्स वगैरह भी जनरली यहीं के, मोर और लेस यहीं के आप मान सकते हो, उनके चेहरे पर आपके इंडियन फीचर्स जो है कंपैरेटिवली आपको थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। हल्का बहुत थोड़ा बहुत जो है आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं सेंट्रल एशिया के, बहुत हल्के से, मगर आंखें देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चेहरा जो है अपना हिंदुस्तानियों जैसा दिख रहा है। तो अब आप कह सकते हैं काफी हद तक ये जो है इंडियनाइज, अब तीसरी जनरेशन आते आते ये काफी हद तक इंडियनाइजेशन इनका होना शुरू हो गया था। चलें जी, पहले पीरियड की बात कर लेते हैं। तो पहला पीरियड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से 1570। पहला काम जो इन्होंने किया वो ये था कि अपने आप को, अपने जो ये गार्जियंस वगैरह थे, अपने जो रेजेंट थे,
जिनका नाम था बैरम खान और दूसरे, उनसे इंडिपेंडेंट किया। थोड़ा सा समझते हैं। 13 साल का बच्चा है, आपने उसको उठा के बादशाह बना दिया। आप इस बादशाह के नाम पे आप जंगें लड़ रहे हो, शासन चला रहे हो, सारी चीजें। 13 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? तो उनके नाम पर बेसिकली उनको संभालने के नाम पर, गार्जियन के नाम पर जिस रेजेंट को रख रखा था उसका नाम था बैरम खान। तो बैरम खान कायदे से डिफैक्टो रूलर की तरह रूल कर रहा था और उसके साथ के जो भी रूलर लोग वगैरह थे अकबर के नाम पर बिना मतलब की जो भी अपना शासन अपने मन मर्जी का चला रहे थे। अब 13 साल का ये बच्चा 13 से लेकर 1556 से लेकर 70 के बीच में ये इंसान हो जाता है 27 साल का। ये जो 14 साल का टाइम पीरियड है, पहला काम जो अकबर करता है वो ये है कि अपने आप को इन लोगों के प्रभाव से मुक्त करता है। बैरम खान को भेज देते हैं मक्का शरीफ की यात्रा पे कि अब आपका वक्त हो गया है, अब आप जाइए, आप तीर्थ यात्रा या पिलग्रिमेज वगैरह करिए, और बाकी लोगों को भी धीरे 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 निपटा देता है और वो इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पर आ जाता है। अब तक ये हो रहा था कि नाम अकबर का था, शासन कोई और कर रहा था। अब नाम और काम दोनों अकबर के आ गए, शासन भी अकबर कर रहा है और एक्चुअल में बादशाह भी अकबर है। पहले अकबर सिर्फ नाम का बादशाह था, काम आपका कोई और कर रहा था। अब अकबर नाम का भी बादशाह हो गया और काम का भी बादशाह हो गया। तो पहला काम इन्होंने क्या किया है, अपने रेजेंट और बाकी जो लोग हैं उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, उनको धीरे 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 निपटाया। अब इसके बाद में ये तो खैर किया ही किया, 27 साल का होते होते ये काम कर लिया। साथ ही साथ जो उन्होंने अपने अंपायर को एक्सपेंड किया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो सूरी और दूसरे अफगानी पठान थे उनके खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया और उन लोगों को आपने सब्जुगेट किया। दूसरा, आपकी जो नेबरिंग किंगडम्स वगैरह थी, एक मालवा की किंगडम हो गई, दूसरी आपकी गोंडवाना की किंगडम हो गई, इनको इन्वेड करके खत्म किया या इनको अपने में मिलाया। इसके बाद में आपने इनके जो सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर, उनका नाम था मिर्जा हाकिम, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, तो उनकी जो रिवोल्ट है उसको दबाया, और साथ ही साथ जो आपके दूसरे उज़्बेक वगैरह थे जो रिवोल्ट कर रहे थे या धमकियां दे रहे थे उनको दबाया। इसके बाद में चित्तौड़ को सीज किया 1568 में, एंड उसके बाद में रणथंभौर को सीज किया 1569 में। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आपके काम इन्होंने यहां पे करके खत्म किए थे। किस पीरियड में? 1556 से लेकर 1570 के बीच में। चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा पीरियड आता है 1570 से लेकर 1585। अब यहां पर ये अकबर एक केपेबल रूलर के तौर पर जितने इलाके को जीता था वहां पर वो प्रोस्पेरिटी वगैरह लेकर आ रहा था, काम वगैरह कर रहा था, बट उसने मिलिट्री कैंपेन बंद नहीं किया। वो लगातार लड़ाइयां लड़ता गया, अंपायर को बढ़ाता गया, जितना इलाका जीत रहा था वहां पर काम करवा रहा था, नो डाउट अबाउट दैट, बट उसने जंगें लड़ना बंद नहीं करी। अब उसने अब जितने आपके पहले उन्होंने क्या किया, जो अपना खुद का सौतेला भाई आपके खिलाफ खड़ा हो रहा था रिवोल्ट करने के लिए, उसे निपटाया। जो आपके सेंट्रल एशिया के जो दूसरे उज़्बेक वगैरह थे उनको निपटाया। उसके बाद में जो आपके आसपास की नेबरिंग किंगडम्स थी उनको निपटाया, और जो अफगान पठान थे, सूरीज वगैरह, इन सबको निपटाया। अब जब अपने आसपास के इलाकों को उसने सिक्योर कर लिया, अब उसको पता चल गया कि उसकी बॉर्डर्स वगैरह काफी हद तक सिक्योर हो गई हैं, तब उसने अंपायर को फिर फैलाना शुरू किया। कैसे? गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह जो है चढ़ाई कर दी, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है मोर्चे गिरते चले गए, ये जीतते चले गए। किस्मत कह लें इनकी बढ़िया कैपेबिलिटी कह लें, वक्त का जो पहिया था या वक्त का जो पहलू था वो इनके साथ था। जो भी फैक्टर्स है मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसके, बट पॉइंट इज कि एक के बाद एक मोर्चे गिरते चले गए, अकबर जीतते चले गए, इनका अंपायर फैलता गया। गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सबका सब जो है इनके हाथ में आता चला गया। अब इस बीच में एक चीज और हो गई, मिर्जा हाकिम को, हालांकि मिर्जा हाकिम ने खुलकर रिवोल्ट कर दिया था तो उसको आपने दबा लिया था। यह बात 1556 से 1570 के बीच में हुई थी, मगर अब दूसरी चीज हो जाती है। 1579 से 80 के बीच में एक साल में जिस तरीके से अकबर की पॉलिसीज वगैरह चल रही थी, रिलीजन के स्फीयर की बात कर ली जाए, या फिर वो बाकी सब लोगों को साथ में लेकर चलता था, रिलीजन के बेसिस पर आपका जो है वो किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, इससे काफी लोग चिड़े भी बैठे थे। ये फैक्टर हो गया, और भी सारी चीजें हो गई। कुल मिलाकर एक सम टोटल ये हुआ कि 1579 टू 80 के बीच में एक रिवोल्ट हो जाता है इनके हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, मिर्जा हाकिम ने यहां पे रिवोल्ट नहीं किया, यहां पे रिवोल्ट कौन कर रहा है? मिर्जा हाकिम के सपोर्टर्स वगैरह कर रहे हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो कोई फलाना नेता है, उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते होंगे कि फलाने फलाने हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेताजी को जन्मदिन की बधाइयां, फलाना फलाना फ्लैंस क्लब, और उसमें गली भर के जो लड़के हैं उनके फोटो चिपके रहते हैं। तो ये आपके अपने आप को समर्थक बोल देते हैं, फैंस क्लब वाले बोल देते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले। या जैसे आप लोगों ने मिर्जापुर देखा होगा, तो उसमें जो अपने जो मेन कैरेक्टर है फूलचंद त्रिपाठी और मुन्ना भैया, तो मुन्ना भैया के लिए जो है उसमें स्लोगन मारने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या स्लोगन था? लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। तो इस तरीके की जो हरकतें करने वाले आपके लड़के होते हैं, इनको आप समर्थक या सपोर्टर बोल सकते हो। उसी तरीके के जो आपके मिर्जा हाकिम के सपोर्टर थे, जो मिर्जा हाकिम ब्यूटीफुल बोला करते रहे होंगे, इन भाई लोगों ने 1579 टू 80 में कर दिया रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के चक्कर में यह हुआ कि इनके जो कैंपेन्स यहां पर चल रहे थे वो थोड़ा सा अफेक्ट हुए, क्योंकि अब फौजें आपकी यहां पे लगी हुई हैं और ये भाई लोग यहां पे चिल्ला रहे हैं लाल फूल नीला फूल, मिर्जा हाकिम ब्यूटीफुल। तो ऐसी परिस्थिति में अब
रिवोल्ट जब हो गया तो फिर यहां से अपनी फौजें निकाल के मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में, जो मिर्जा हाकिम फैंस क्लब के सपोर्टर यहां पे नाटक कर रहे थे, इनको दबाना पड़ा। इसमें लग गया आपको थोड़ा सा टाइम, इस चक्कर में आपके जो कैंपेन थे थोड़ा सा अफेक्ट हो गए, बट अल्टीमेटली इन्होंने सबको जीत लिया, इन सबको निपटा दिया। एंड लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि अकबर की चली और मिर्जा हाकिम जो हैं, इनके सपने जो थे या इनके जो दिल के अरमान थे वो धरे के धरे रह गए, बादशाह नहीं बन पाए। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा फेज, जिस 1585 से लेकर 1605 तक के बीच में। इस टाइम पीरियड में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है फर्दर आपके कैंपेन्स वगैरह लॉन्च किए। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो अफगानिस्तान और ये आपका पंजाब वगैरह और इसके ऊपर के जो इलाके हैं सारे, नॉर्थ वेस्ट में आपने कैंपेन लॉन्च किए। सफाविद अंपायर, ईरान का वो अंपायर जहां पे इनके पिताजी ने पनाह ली थी, हुमायूं साहब जो थे जहां पे पनाह लेने गए थे, इन्होंने सफाविद अंपायर से जो है लड़कर कंधार जीत लिया, कश्मीर को एनेक्स कर लिया, कश्मीर जीत लिया। उसके बाद में काबुल पे कब्जा कर लिया, काबुल पे चढ़ बैठे, मगर काबुल पे कब्जा करने के पहले इन्होंने मिर्जा हाकिम के मरने का इंतजार किया। बेसिकली काबुल जो है मिर्जा हाकिम के कंट्रोल में था, और क्योंकि अब कुछ भी हो भाई तो भाई होता है, सौतेला भाई था, तो ठीक है रिवोल्ट कर रहा है, उसके जो समर्थक हैं, उसके जो फैन क्लब्स के लोग हैं वो भी जो है आपके रिवोल्ट कर देते हैं, सब ठीक है, मगर भाई था तो उसको फिर मारा पीटा नहीं, उसको बोला ठीक है तुम काबुल पे रूल करो। जब मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई उसके बाद में बोला कि नहीं, अब नहीं, अब तुम्हारे जो बेटे और बाकी भाई लोग हैं वो, या तुम्हारे फैंस क्लब के जो बच्चे हैं वो नहीं आएंगे, अब मैं काबुल पे डायरेक्ट रूल करूंगा। तो उसके बाद काबुल को जो है कैप्चर कर लिया। इसके बाद डेक्कन का जो इलाका है, हैदराबाद दक्कन का जो इलाका है और जो सेंट्रल प्रोविंसेस पड़ती हैं, बेरार का इलाका, यहां पे फौजी भेज दी और इसको इन्वेड कर लिया। इसके बाद खानदेश के इलाके को इन्वेड कर लिया। महाराष्ट्र में एक पोर्शन पड़ता है अहमदनगर, उसको जीत लिया। करते 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 आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है आपका कह सकते हैं अकबर के कंट्रोल में आ गया। अब इनके जो जिंदगी के आखिरी साल कह लें या फिर इनके जो शासन के आखिरी साल कह लें, उसमें हुआ वही जो होता है। इनके जो शहजादे थे जिनका नाम था सलीम, जिनके जन्म के लिए इन्होंने खूब दुआएं मांगी थी, और आपका गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर, खूब चक्कर मारे थे कि बेटा हो जाए किसी तरह से। बेटे ने आखिरी के सालों में, प्रिंस सलीम जो थे, भाई ने कर दिया रिवोल्ट। इन्होंने बोल दिया कि अब पिताजी के राज से मैं खुश नहीं हूं, मुझे बादशाह बनना है। तो इनके रिवोल्ट वगैरह से कुछ वक्त तक ये परेशान रहे, हालांकि इनका रिवोल्ट दबा दिया था इन्होंने, मगर बाद में अब लड़का तो लड़का ही होता है, माफ कर दिया। बाकी जो सलीम के सपोर्ट में लड़ते हुए मारे गए वो बेचारे सोच रहे होंगे बिना मतलब में हमारा नुकसान हो गया, यहां तो बाप बेटे एक हो गए। खैर, प्रिंस सलीम ने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट को दबा दिया, बाद में इनको माफ भी कर दिया। और उसके बाद में अल्टीमेटली अकबर की मृत्यु के बाद में जो फ्यूचर एम्परर के तौर पर जब ये प्रिंस सलीम बादशाह बने तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके रख लिया जहांगीर। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इस तरीके से जो है अकबर का जो रूल है, जो आप कह सकते हैं, अभी तो खैर मैंने किस तरह से अंपायर फैला है सिर्फ उसी की बात करी है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी काफी सारी बातें निकल कर आएंगी। तो जो सबसे एक कह सकते हैं कि मुगल अंपायर का सबसे एक बढ़िया फेज था जिसमें सॉलिड फाउंडेशन पड़ गए थे आपके अंपायर के, जिसके चक्कर में हुआ ये कि इनके बाद के रूलर्स वगैरह को कोई खास दिक्कतें नहीं आई अपना शासन चलाने में, उसकी नींव जो है अकबर ने रख दी थी। अब ये देखिए, अकबर ने जब फाइनली अपना अंपायर अपने प्यारे पुत्र जिनका नाम शहजादा सलीम था, जो बाद में आपके जहांगीर बने, उनको जब सौंपा तब अकबर ने इतना बड़ा अंपायर आपका बना के खड़ा कर दिया था। देख लीजिए ऐसे, ये गुलाबी कलर से जितना भी दिख रहा है ये सारा आपका अंपायर जो है इन्होंने अकबर ने अपना खड़ा कर लिया था। आधे से ज्यादा जो हिंदुस्तान है, तो लगभग तीन चौथाई तो नहीं, 3/4 से थोड़ा सा कम हिंदुस्तान जो है अकबर ने, नॉर्थ वेस्ट और सब मिला लिया जाए तो इतना जो है जीत कर अपने लड़के को जब वो बादशाह बना दे दिया था। इस तरीके से जो है अकबर का जो शासन है, अकबर का जो रायन है वो खत्म होता है, और उसके बाद में अपने जहांगीर साहब जो हैं, इसके बाद में अपने जहांगीर साहब हैं वो जो है अपना शासन या गद्दी संभालते हैं। चलिए, अकबर के बाद आते हैं इनके सुपुत्र जिनका नाम था जहांगीर। इनका रूल रहा है 1605 से लेके 27 के बीच में। जहांगीर ने 1605 से 27 तक रूल किया था। अब इनके टाइम पीरियड में जो मिलिट्री कैंपेन्स जो चल रहे थे अकबर के टाइम पीरियड में वो कंटिन्यू हुए हैं। मिलिट्री कैंपेन्स बंद नहीं हुए, मगर उतने लेवल पर मिलिट्री कैंपेन आपको देखने को नहीं मिलते जितने लेवल पर अकबर के मिलिट्री कैंपेन चल रहे थे। अकबर के टाइम पीरियड में यह हुआ था कि आपने अपना शासन चलाना है, वो शासन बढ़िया चल रहा है, आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो, अकबर बीरबल के साथ में लतीफे भी बन रहे हैं और बाकी सारी चीजें भी हो रही हैं, लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए काम भी हो रहा है, बट जंगें बंद नहीं हो रही। फौजें इधर भी लड़ रही हैं, इधर भी लड़ रही हैं, यहां भी भेज दिया, वहां भी भेज दिया, 10 जगह लड़ाइयां चल रही थी, मगर उस लेवल तक का जो है फियर्स तरीके के मिलिट्री कैंपेन्स नहीं होते थे। जहांगीर के टाइम पर आते आते कहानी ये हो गई कि आपने मिलिट्री कैंप्स वगैरह जो है उनको थोड़ा सा कम कर दिया।
अब इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो मेवाड़ के रूलर हुआ करते थे इस वक्त में जहांगीर के टाइम पे, उनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह जो सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा इन्होंने और भी जो कैंपेन्स वगैरह हैं वो लॉन्च किए थे। सिखों के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया, असम में जो अहोम किंग्स थे उनके खिलाफ आपके कैंपेन लॉन्च किए, अहमदनगर का जो बचा हुआ इलाका था वहां पर इन्होंने कैंपेन लॉन्च किए। कुछ हद तक इनको मिली जुली सफलता मिली, कहीं पर थोड़ा बहुत जीते, कहीं हार गए। जैसे अहोम्स के खिलाफ थोड़ा बहुत इनको सफलता मिली थी, कुछ वक्त रुककर अहोम ने पलट कर मारा, वार कर दिया इनके ऊपर। तो इस तरीके से जो है सिखों के ऊपर थोड़ा सा आपको सफलता मिली, पलट के सिखों ने ऐसा वार किया कि फिर आपको भागना पड़ा। इसी अहमदनगर में लगातार जो है गुरिल्ला वॉरफेयर चलते रहे। इस तरीके की चीजें जो है लगातार हो रही थी। तो लेस सक्सेसफुल कैंपेन कह सकते हैं, मिली जुली सफलता जो है इनको मिल रही थी। इनके पिताजी की जो किस्मत थी, जो बुलंद किस्मत वो लेकर आए थे कि लगातार जीतते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक मोर्चे जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। उस तरीके की चीजें जो हैं जहांगीर के साथ में नहीं हुई। बट मोर और लेस अंपायर इतना बड़ा था, इतना मजबूत था कि इनको प्रशासन चलाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। इनके साथ भी फिर वही हुआ जो इनके पिताजी के साथ में हुआ था, या फिर इन्होंने जो इनके पिताजी के साथ में किया था इनकी औलादों ने इनके साथ में किया। इनके शहजादे हुआ करते थे जिनका नाम था प्रिंस खुर्रम या शहजादा खुर्रम, जो बाद में आगे जाके शाहजहां बने थे या फिर एम्परर शाहजहां बने थे। तो आखिर के जो इनके साल थे उसमें आपके जो शहजादा खुर्रम थे या प्रिंस खुर्रम जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और अपने पिताजी के खिलाफ खड़े हो गए। फिर वही हुआ, इनको हरा दिया गया। मगर बेटा बेटा ही होता है, तो बेटे को मारा नहीं जाता, बेटे को माफ किया जाता है। तो जहांगीर को जिस तरह से अकबर ने माफ किया था, जहांगीर ने उसी तरीके से शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहां जो आने वाले वक्त के थे उनको माफ कर दिया। और इस तरीके से इनका जो 1605 से लेकर 27 तक का रायन है, इनका जो शासन है वो खत्म होता है। फिर आते हैं हमारे शाहजहां साहब। चलें पहले इनकी तस्वीर तो देख लें। ये हमारे जहांगीर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अकबर हैं और ये आपके जहांगीर हैं। चेहरा काफी हद तक मिलता है, अपने पिता पे गए थे। यहां तक आते आते मुगलों में एक बात आपको समझ में आने लगेगी, ये लगभग इंडियनाइज हो गए थे। इनके चेहरे, शक्लें, आवाज, खाना पीना, हरकतें सब हिंदुस्तानी हो गई थी। अब आप ये नहीं कह सकते थे कि ये बाहर से आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये यहां तक, अब यहां तीसरी चौथी जनरेशन आ गई है, पूरा घुल मिल गए। माएँ सबकी हिंदुस्तानी है, कल्चर सबका वही है, कस्टम्स वही है। चलिए रिलीजन वगैरह का थोड़ा बहुत फर्क है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो भी ओवरऑल जो है इंडियंस हो गए थे। तो यहां से जो है अब आपको उस तरीके के सेंट्रल एशियन फीचर्स बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये आपके जहांगीर साहब हैं। चलें जी, जहांगीर के बाद में आते हैं इनके बेटे शाहजहां। 1627 से लेके 1558 तक या 1627 से लेके 1658 तक इन्होंने रूल किया। इनके टाइम पीरियड में भी जो आपके कैंपेन्स वगैरह थे वो थोड़े से कम हुए, मगर चले जरूर। दक्कन के इलाके में इनका कैंपेन चलता रहा। एक आपके अफगान नोबल हुआ करते थे जिनका नाम था खान जहां लोधी। भाई ने कर दिया रेबेल। इन्होंने बोला कि अब हम अपनी अलग किंगडम बनाएंगे, मजा नहीं आ रहा आपके साथ में। तो इन्होंने बोला ऐसे कैसे बना लोगे। लड़ाइयां वगैरह हुई, अल्टीमेटली अफगान जो नोबल थे खान जहां लोधी, इनको हरा दिया गया और उसके बाद में इनको बोल दिया गया आगे से ऐसी हरकतें मत करना, निपटा दिए गए। उसके बाद में इन्होंने अहमदनगर में फिर एक डिसाइसिव कैंपेन लॉन्च किया, क्योंकि अहमदनगर में जबरदस्त गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा था। वो लोग झुक ही नहीं रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। इनके पिताजी से भी लड़े, इसके बाद उसके पहले उनके पिताजी से लड़े। तो लड़ाइयां लगातार चल रही थी। अहमदनगर को कुछ हिस्से वो आप जीत लेते थे, वो अपने आप को फिर से रीग्रुप करते थे, फिर मारते थे, फिर वो हार जाते थे, फिर मारते थे। नाटक चल रहा था। अहमदनगर जो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा था। तो वहां पर फिर एक कैंपेन लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये किया, सेंट्रल एशिया में आपके जो बुंदेला रूलर्स थे उनको डिफीट कर दिया। और ओरछा जो था उनकी राजधानी वगैरह, बहुत खूबसूरत राजधानी है, बहुत शानदार मंदिर यहां पे बने हुए हैं। ओरछा को जो है सीज कर लिया। नॉर्थ वेस्ट के इलाकों की बात की जाए तो वहां पर आपने बल्ख जो एक इलाका पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, उसको कैप्चर करने की कोशिश करी। उसके ऊपर उज्बेकिस्तान के जो उज्बेक वगैरह थे उनका कब्जा था। तो उनको हराकर ये आपका जो बल्ख का इलाका है, इसको जीतने का जो कैंपेन है वो अनसक्सेसफुल हो गया। इसके बाद में जो आपका कांधार का इलाका है, वो ईरान के जो सफाविद रूलर्स थे वो उनसे हार गए। उनको हार गए मतलब सफाविद रूलर्स ने कांधार के ऊपर कब्जा कर लिया, मुगलों के हाथ से वो निकल गया। फाइनली लड़ते लड़ाते एक अच्छी चीज जो इनकी हुई वो ये थी कि 1632 में आखिरकार अहमदनगर जो है पूरी तरीके से ये एनेक्स करने में कामयाब हो पाए। अब इसके अलावा इन लोगों के बारे में पता ही है आपको कि इन्होंने आगरे में आपका ताजमहल बनवाया और भी बिल्डिंग बनवाई। तो आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। फिर इनके आखिरी सालों में यह हुआ कि इनके जो बेटे थे उनके बीच में भी जो है सक्सेशन का कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। इनके काफी सारे बेटे थे, अब उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि पिताजी जब जाएंगे तब बादशाह कौन कहलाएंगे। इस बात को लेकर फिर लड़ाइयां शुरू हो गई। यहीं से एक बड़ी अच्छी कहावत भी बनी है, अब्बा मरेंगे तो बैल बटेंगे।
हालांकि इसमें मतलब बड़ा वो ग्रीड दिख रही है बच्चों की, मगर ये एक पर्टिकुलर जो कहावत है कि अब्बा मरेंगे तो बैल बटेंगे, ये इसी की बात से शुरू हुई थी जब शाहजहां के जिंदा रहते उनके लड़कों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी कि अगला बादशाह कौन होगा, अगला बादशाह कौन होगा। तो एक कंफ्लिक्ट या फिर एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया जिस इनके बेटों के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली इनका जो बेटा था औरंगजेब वो विक्टोरियस निकल कर आया और उसने फिर यह किया, इस पूरी लड़ाई में अपनी बहन को निपटा दिया, अपने 3 भाइयों को मार दिया जिसका नाम, जिनमें से एक दारा शिकोह था। इसके बाद में अपने पिताजी से बोला कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब आप रिटायरमेंट तो लेंगे नहीं, तो फिर मैं आपको जेल में डाल रहा हूं और अब मैं राजा बनूंगा। तो ये बेसिकली जिंदा रहे मगर इनको गद्दी से उतार दिया गया। इनके पहले इनके पिताजी या वो बाकी सब लोग जो थे वो तब तक बादशाह रहे जब तक मर नहीं गए, मगर ये जिंदा भी रहे तो भी ये बादशाह नहीं रहे। इनका जो रायन था वो 1627 से लेकर 58 तक चला, मृत्यु बाद में हुई थी, मगर इस बीच में औरंगजेब जो है वो शासन पर आपके आके बैठ गए। इन्होंने अपने पिताजी से बोला अब हो गया, भाइयों को हम निपटा दिए हैं, बहन को हमने मार दिया है, आपके जो प्यारे से बेटे थे दारा शिकोह जिनको आप राजा बनाने के मूड में थे उनकी गर्दन कटवा दी है, तो अब आप उतर जाइए, नहीं उतरेंगे तो हम उतार देंगे। अल्टीमेटली इनको इंप्रिजन किया गया। इंप्रिजन कर औरंगजेब उर्फ आलमगीर जो थे उन्होंने आपका शासन की या सत्ता की बागडोर संभाली और शाहजहां साहब जो है जिंदा रहते रहते बादशाह नहीं रहे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दौर शुरू होता है औरंगजेब उर्फ आलमगीर का 1658 से 1707। इसमें और अकबर में एक बात कॉमन है कि दोनों ने 49 ईयर्स तक रूल किया है। तो जिस तरह से अकबर की लेगेसी का आपको प्रभाव देखने के लिए हिंदुस्तान पर ज्यादा मिलता है, उसी तरह से औरंगजेब के जो कर्म है, या फिर कर्म से ज्यादा ये बोलना चाहिए औरंगजेब के जो कुकर्म है या फिर औरंगजेब के जो कांड है, उनका भी प्रभाव जो है हिंदुस्तान पर आज तक देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे कन्फ्लिक्ट्स भी हैं जिनमें भाई साहब का योगदान था, तो उसके कारण भी जो है आज भी ये कभी ना कभी न्यूज में बने रहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया है। औरंगजेब का एक रॉयल टाइटल हुआ करता था, या रॉयल टाइटल का मतलब होता है जैसे बादशाहों के नामों के आगे कुछ ना कुछ लगाया जाता है। जैसे कहीं पर अगर मुगल बादशाह आ रहे हैं तो उसके पहले एक पूरा एक कोई आपका हरकारा चिल्लाता था कि बा मुलाइजा होशियार जिल्ले इलाही और बादशाह हिंदुस्तान और ये और वो, और उसके बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आ रहे हैं। तो ये अब जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है वो तो नाम हो गया, इसके पहले जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, जो फैंसी नाम है, जिल्ले इलाही बोल दिया, बादशाह ऑफ हिंदुस्तान और ये सब आपके रॉयल टाइटल्स होते हैं। इसी तरीके से औरंगजेब ने एक रॉयल टाइटल अपनाया था जिसको कहा जाता था आलमगीर। याद रखिएगा, औरंगजेब ने एक टाइटल अपनाया था जिसको बोला जाता है आलमगीर। तो कहीं पर अगर औरंगजेब की जगह पे आलमगीर आ जाए तो मतलब समझ जाइएगा बात इसी भाई की हो रही है। ये भाई को औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता था और इनको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। आलमगीर इनका रॉयल टाइटल है, औरंगजेब इनका एक्चुअल नाम है। तो आप आलमगीर बोलो, आप औरंगजेब बोलो, बात वही पड़ रही है। जिस तरह से शक्तिमान बोलो या गंगाधर बोलो, बात वही पड़ती है। आप एक ही शख्स की बात कर रहे हो। आलमगीर एंड औरंगजेब बोथ आर फॉर द सेम मैन। तो इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कैंपेन लॉन्च किए अहोम्स के खिलाफ में। असम वगैरह के जो रूलर्स थे अहोम, उनके खिलाफ में नॉर्थ ईस्ट में कैंपेन लॉन्च किए। 1663 में उनको हराया भी, मगर उन्होंने फिर रेबेल किया और 1680 में जो आपने जो भी जीता था उसको सब उन्होंने वापस कैप्चर कर लिया। इसके बाद इन्होंने एक गलती यह करी, आपके जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के इलाके के, इनके घर में अब वही बात हो रही थी जो कुछ वक्त पहले औरंगजेब के घर में हुई थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस बात को लेकर औरंगजेब ने तो तीनों भाइयों की गर्दन काट दी और खुद आके पिताजी को बंद कर दिया जेल में, बहन को उठा के लाल किले से फेंकवा दिया और आके बैठ गए, राजा बन गए, आपके बादशाह बन गए। राठौर राजपूत में इस तरीके से नहीं होता था। तो उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही थी, वो वही बातचीत हो रही थी कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। तो उनकी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इनकी जो आपकी क्या बोलते हैं आप, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी सक्सेशन को लेके कि अब कौन जो है आपका गद्दी पे बैठेगा। यहां पर इस मसले को सॉल्व करने के लिए राजपूत और आपके जो राठौर राजपूत थे उनके इस मैटर को सॉल्व करने के लिए भाई पहुंच गए और उन्होंने मुगल इंटरवेंशन करवा दिया कि मैं डिसाइड करता हूं, तुम लोग आपस में मत लड़ो, मैं आलमगीर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, तो मैं आके डिसाइड करता हूं। नतीजा यह निकला, इसके अगेंस्ट में आपके जो राठौर राजपूत थे उन्होंने उठा के रेबेलियन कर दिया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो ये मतलब बैठे बैठा एक अच्छा खासा शासन चल रहा था, उसमें जाके इन्होंने खुद जो हरकत दी है उसका नतीजा ये निकला कि इनके खिलाफ आपका राजस्थान में रिवोल्ट हो गई। इसके बाद में अब आगे मतलब होती नहीं, ये अगर उनके घर के मैटर में नहीं कूदते, ये छलांग मार के हीरो की तरह उतर गए। इन्होंने बोला कि तुम आपस में लड़ रहे हो इस बात को लेके कि कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा। कुछ दिनों पहले मैंने भी यही बात करी थी, मेरे भाई भी बोल रहे थे कौन करेगा कौन करेगा, मैंने निपटा दिया और मैं बन गया। तो उसी तरीके की चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती है, उसको रोकने के लिए अब मैं आ गया हूं, मैं बताऊंगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो फाइनली आपने सक्सेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही थी राठौर राजपूत की मारवाड़ में, घुस गया आप उसमें। नतीजा ये निकला, भाई लोगों ने बोला कि अब नहीं रहना, अब रिवोल्ट कर देंगे। तो उसके नतीजे में इनके खिलाफ हो गया रिवोल्ट।
इसके बाद में नीचे के जो इलाके हैं, राजस्थान से अब नीचे महाराष्ट्र और बाकी सारे पोर्शंस में आओगे, तो यहां पर जो छत्रपति शिवाजी हैं उस वक्त तक छत्रपति बने नहीं थे। उस वक्त तक जो है वो मराठा चीफ्टन हुआ करते थे। एक सर्टेन इलाका है, मराठा सरदार हैं और वहां पे वो रूल कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है औरंगजेब ने कैंपेन जो है वो लॉन्च किए। इनिशियली इनको थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली थी, थोड़ा बहुत जो है इनिशियली औरंगजेब के कैंपेन सक्सेसफुल भी हुए और शिवाजी तैयार भी हो गए थे इनकी जो शर्तें वगैरह उनको मानने के लिए। मगर जब शिवाजी आगरा गए अपने इनकी शर्तें वगैरह मानने के लिए, तो औरंगजेब ने फिर बेवकूफी करी। औरंगजेब ने शिवाजी की इंसल्ट कर दी। इस इंसल्ट का और इसके बाद में उनको आगरा में कर लिया कैद। फाइनली इसका नतीजा ये निकला कि शिवाजी आगरा से की कैद से भी बाहर निकले और उस इंसल्ट के नतीजे में अब और शिवाजी ने बोला भाड़ में जाए औरंगजेब और भाड़ में जाए औरंगजेब का रूल, अब मैं इसके अंडर में काम नहीं करूंगा। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद में एक जबरदस्त रिवोल्ट हुई। जब मराठे जो है लगातार लड़ते रहे, उसको दबाने के लिए फिर ये बाद में जो है खुद आपका नीचे की तरफ दक्कन के इलाकों में आया और वहां से मुगल अंपायर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा। मगर जो इनकी बेवकूफी थी कि आपके जब शिवाजी आगरा में आए थे, शर्तें वगैरह मानने को तैयार थे, पीस ट्रीटी वगैरह को तैयार थे, भाई पता नहीं किस मतलब क्या बोलना चाहिए, भाई पता नहीं किस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में थे, तो उठा के शिवाजी को इंसल्ट कर दिया। नतीजा ये निकला, शिवाजी ने अल्टीमेटली उसके बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया और मुगलों के खिलाफ जो लड़ाइयां चल रही थी वो जारी रखी। अब उन्होंने बोल दिया कि मुझे अब पीस करना ही नहीं है, अब औरंगजेब और मुगल अंपायर या मुगलिया सल्तनत के खिलाफ या तो शिवाजी रहेगा या नहीं रहेगा, मगर अब इनके नीचे नहीं आएगा, अब लड़ाइयां होती रहेंगी। तो उसके बाद में ये कैंपेन वगैरह चले। अपनी बेवकूफी में फिर इन्होंने एक नुकसान कर दिया। अच्छा जी, जो इन्होंने इनके पिताजी के साथ में किया था, इनके पिताजी ने अपने पिताजी के साथ में किया था और उनके पिताजी ने उनके अपने पिताजी के साथ में किया था, वो इनके साथ में भी हुआ ये कि इनका बेटा था जिसका नाम था प्रिंस अकबर। प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया और क्योंकि औरंगजेब ने पहले ही अच्छे खासे दुश्मन बना लिए थे, दक्कन में लड़ाइयां लड़ रहे थे, मराठों के खिलाफ लड़ रहे थे, राजपूत राठौर के बीच में घुस गए, इधर घुस गए उधर घुस गए, 50 जगहों पे अपनी हरकतें कर करके इन्होंने अपने दुश्मन बना लिए थे। तो जब इनका खुद का बेटा प्रिंस अकबर इनके खिलाफ खड़ा हो गया लड़ने के लिए, रेबेलियन कर दिया, तो मराठों ने और दक्कन सल्तनत ने बकायदा उसको सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है, पिताजी के खिलाफ खड़े हो जाओ, बाप से लड़ो और जीत गए तो फिर बादशाह भी बन जाना, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, हमारा वोट जो है आप ही को जाएगा। इस तरीके से अल्टीमेटली खैर प्रिंस अकबर ने जो रिवोल्ट किया था उसको बाद में दबा दिया इन्होंने और प्रिंस अकबर जो ईरान भाग गए, क्योंकि इनके पहले के जो पिताजी आए थे, इनके पिताजी या उनके पिताजी वो थोड़े रहम दिल थे बेटों को लेके कि वो माफ कर देते थे। ये थोड़ा हिटलर किस्म के पिताजी थे, इन्होंने माफ नहीं किया। तो प्रिंस अकबर को समझ में आ गया कि पापा जो है थोड़े खतरनाक किस्म के आदमी हैं, भाइयों को निपटा दिया था, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था, तो फिर मेरे साथ क्या करेंगे भगवान जाने। उसके बाद में जब दिख गया कि औरंगजेब आलमगीर पिताजी से ज्यादा बादशाह बने हुए हैं अभी, तो फिर उन्होंने भलाई समझी कि वो ईरान भाग गए। अल्टीमेटली आपके जो प्रिंस अकबर है बादशाह क्या बने, वो ईरान निकल लिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो शहजादा अकबर की जब रेबेलियन हो गई और जब शहजादा अकबर की रेबेलियन को दबा दिया गया और जब शहजादा अकबर समझ गया कि पिताजी खतरनाक आदमी है, वो सब छोड़ छाड़ के ईरान भाग गया, तो उसके बाद में जिन लोगों ने मदद करी थी शहजादा अकबर की या प्रिंस अकबर की मदद जिन लोगों ने करी थी, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए औरंगजेब ने फिर जो है कमान अपने हाथ में संभाली। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फौजों को भेजा दक्कन सल्तनत के खिलाफ। उन्होंने बोला डेक्कन सल्तनत को जो है हम लोग निपटा देंगे। यहां पर जो है इन्होंने लड़ाइयां लड़ी और अपनी फोर्सेस वगैरह की मदद से डेक्कन में जो सल्तनत वगैरह बनी हुई थी इनके खिलाफ कैंपेन चालू कर दिया और फाइनली जो बीजापुर की सल्तनत थी उसको 1685 में एनेक्स कर लिया, मुगल अंपायर में मिला लिया। उसके बाद जो गोलकोंडा की सल्तनत थी उसको 1687 में जीत लिया और अपने अंपायर में मिला लिया। अब इसके बाद में ये मुड़े मराठों की तरफ में और यहां से मुगल अंपायर के बुरे दिन शुरू हो गए इनको। अब क्योंकि लग रहा था कि हम इनको हरा दिया, उनको हरा दिया, मराठों के साथ में भी यही कर देंगे। अब तक मराठा अंपायर जो है, या मराठा अंपायर नहीं बोल सकते, अब तक जो मराठा किंगडम थी, अंपायर तो बाद में बना, अब तक जो मराठा किंगडम थी वो बहुत मजबूत हो गई थी। उन्होंने अपने आप को एक वेल ऑर्गेनाइज जो है मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट कर लिया था और जमकर लड़ाइयां वो भी आपस में इधर उधर लड़ी रहे थे, तो उसके चक्कर में उनकी जो फौजें थी वो भयंकर बैटल हार्डेंड थी। एक एडवांटेज ये है कि आप अपने घर में लड़ रहे हो, आदमी जो है वो बाहर से दिल्ली से उठ के नीचे की तरफ में आपका लड़ने के लिए आ रहा है, आप नीचे से ऊपर नहीं जा रहे, तो क्योंकि आप अपने इलाके में लड़ रहे हो, आप चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, तो फिर मराठास को जो है इस बात का भी एडवांटेज था। ये औरंगजेब की तीसरी गलती कह सकते हैं। आपने सल्तनत के साथ में जो किया, दक्कन सल्तनत वगैरह को आपने सबक सिखा दिया, आपने बोला वही काम मराठों के साथ करोगे। 1698 तक जो है मराठों के खिलाफ किसी ना किसी को भेज रहे थे और सबके सब मार खा रहे थे। अब 1698 में अपनी 5 लाख की फौज लेके औरंगजेब आलमगीर जो है वो नीचे उतरते हैं
और मराठों के खिलाफ कैंपेन चालू करते हैं। मराठास को पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने उठा के गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर को कहा जाता है छापामार कार्रवाई या छापामार युद्ध। जब आपका दुश्मन आपसे बहुत बड़ा हो और आपके पास में नंबर कम हो तो ये खास तरीके की टेक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस पर्टिकुलर टेक्टिक या फिर इस पर्टिकुलर टेक्निक में एक्सपर्टीज हासिल करी थी। होता यह था कि अगर कहीं पर आपकी मुगल फोर्सेस बैठी हुई हैं, मराठास एकदम से आते थे, खटाक से हमला किया, 2-4-5 हजार लोगों को मारा काटा, जो भी आपकी लड़ाई और भाग गए। इसके पहले कि आप फिर से अपने आप को रीग्रुप कर काउंटर अटैक कर पाओ, सामने वाला गायब है। अब क्योंकि वो इलाका उसका है, उसको पता है कहां से निकलना है, शॉर्टकट कहां पे कहां छुपना है, तो आप ढूंढते रहो इधर उधर। इतनी देर में वो काफी दूर निकल जाते थे। कर करके 27 साल जो है आपका डेक्कन में और ये आपका जो सेंट्रल इंडिया और नीचे के जो इलाके हैं, यहां पे लड़ाइयां चलती रही मुगल्स और मराठास के बीच में। भाई साहब आए थे 5 लाख की फौज लेके। 27 साल के बाद में अल्टीमेटली होता यह है, इनकी मृत्यु भी हो गई थी इस बीच में, मगर 27 साल के बाद में होता यह है कि 5 लाख की फौज में से 50,000 सिपाही भी जिंदा नहीं जाते और एक डिसाइसिव आप कह सकते हैं मुगल अंपायर की डिफीट। और इसमें ये अंपायर इतना कमजोर हो गया कि उसके बाद में फिर ये उस तरीके से अपने आप को फैला नहीं पाया। उसके बाद फिर ये उस डिफीट से उबर नहीं पाया। प्लस मराठों के दिमाग खुल गए कि इन्होंने सोचा कि अब मुगल अंपायर को इतना कमजोर कर ही दिया है तो फिर अब हम लोग एक किंगडम के तौर पे क्यों रहे हैं, अब हम भी जो है अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। यहां से मराठास को जो राइज है वो शुरू होता है। होते 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 1820 तक, जब तक फाइनली मराठास की फाइनल डिफीट नहीं होती ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों, तब तक वो एक अपने आप में एक बड़ा अंपायर बना लेते हैं। इसको मराठा अंपायर कहा जाता है। तो इसको जो है आप औरंगजेब की तीसरी गलती कह सकते हैं। 1698 में इन्होंने खुद जो है मराठों के खिलाफ कैंपेन चालू किया था, जो लगातार गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते रहे। 27 साल इधर से उधर जंगें होती नहीं और मुगल अंपायर के बुरे दिन यहां से शुरू हो गए। 5 लाख की फौज आई थी, 50,000 सिपाही वापस नहीं गए। इतनी जंगें इतने लंबे वक्त तक लड़ने के चक्कर में अंपायर की फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो गई और यहां से औरंगजेब और आलमगीर ने जो हरकतें करी थी उसका नतीजा इसके बाद इनके आने वाले जो लोग थे, इनके जो आने वाले सक्सेसर्स थे, उन्होंने चुकाया, क्योंकि उनके हाथ में मजबूत अंपायर नहीं गया, उनके हाथ में कमजोर अंपायर गया। खैर, अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो ये सब तो आपका दक्कन के नीचे के, नर्मदा के नीचे के इलाकों में हो रहा है। नॉर्थ में इसी वक्त आपकी सिखों ने रिवोल्ट कर दी, जाटों ने रिवोल्ट कर दी, सतनामीज ने रिवोल्ट कर दी। नॉर्थ ईस्ट में अहोम जो है वो उठ के खड़े हो गए और जबरदस्त आपकी बैटल्स वगैरह हो रही हैं। डेक्कन में मराठों ने तांडव मचाई रखा था। नतीजा यह हुआ कि 1707-1708 तक, जब तक इनकी मृत्यु होती है, तब तक आपका जो अंपायर है उसकी स्थिति खराब हो गई थी। एक तो आपने जंगें लड़ लड़के आपने फाइनेंस की स्थिति खराब कर दी। दूसरा, इतनी जगहों पे आपने अपनी फोर्सेस फंसा रखी हैं। और जो ये 27 साल तक लड़ाई चली है मराठों के साथ में, इसमें आपकी फोर्सेस लगभग आपकी 2/3 जो आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी आर्मी है, वो क्रश हो गई हैं। इसके अलावा आपके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। लगातार 4-5 जगह कई सारे फ्रंट्स आपने ओपन कर दिए। हर जगह पे जो आदमी रिवोल्ट कर रहा है। नॉर्थ में इन लोगों ने जीना आराम कर रखा है, नॉर्थ ईस्ट में ये परेशान कर रहे हैं, नीचे ये लगे हुए हैं। आपका नॉर्थ वेस्ट में वो जो सफाविद रूलर्स वगैरह हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो तमाशा हो रहा है हर जगह पे। अल्टीमेटली जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक मुगल अंपायर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में, इनके बेटे भी वही करते हैं जो इन्होंने अपने पिताजी के टाइम पीरियड में किया था। वो ये था कि उनके बीच में जो सक्सेशन की लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू हो जाता है इनकी मृत्यु के बाद में। नतीजा ये होता है कि अनकेपेबल रूलर्स वगैरह जो हैं वो आते हैं निकल के, मुगल अंपायर पे किसी ना किसी का प्रभाव होता रहता है। होते एक वक्त ऐसा आ जाता है, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के राजा रह जाते हैं और मुगल अंपायर उनके टाइम तक प्रैक्टिकली एविंग खत्म हो गया था। उसको ऑफिशियली निपटा दिया फिर ब्रिटिशर्स ने 1857 में। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड की अगर आप बात करो, जब ये एकदम उरूज पर था, मैं एकदम लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जब इसका एम्पायर मैक्सिमम पर था, तो ये देखिए इतने बड़े इलाके पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इतने बड़े इलाके पर जो है इनका अंपायर बैठा हुआ था, इतने बड़े इलाके पर जो है ये अपना शासन जमा चुके थे। ये औरंगजेब का अंपायर है जब इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, या फिर जब जो है ये अपने मैक्सिमम पर थे, या फिर जब इन्होंने अपने अंपायर को चारों तरफ जो है बढ़िया तरीके से फैला लिया था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में बेसिकली हम लोगों ने जो अपना किंग्स एंड क्रॉनिकल्स हमको चैप्टर शुरू करना है, उसके पहले की जो ABCD है वो हमने सीखी है। उसके पहले का जो फंडामेंटल्स है वो हम लोगों ने सीखे हैं। बेसिकली हमें किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में पढ़ना मुगल अंपायर के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में, तो कैसे शुरू हुआ, क्या आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स वगैरह थे वो, और
उनके टाइम पीरियड में जो किस तरीके से आपका अंपायर बड़ा हुआ, किसने पर मैक्सिमम तक गया, ये सारी बातें हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक जो है हम लोगों ने उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ली है। इससे हमारा जो चैप्टर है जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हमको सीक्वेंस समझने में आसानी रहेगी कि औरंगजेब की बात होने लगती है, फिर आपका जहांगीर की बात होने लगी, फिर शाहजहां की बात होने लगी, तो हमारे दिमाग में फिट रहेगा कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो एक सीक्वेंस बनाने में आसानी हो जाती है। ये फंडामेंटल्स पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाते हैं ताकि आप कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। तो जो नेक्स्ट चैप्टर अपना रहने वाला है उसमें हम लोग किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में अब बातचीत जो है मुगल कोर्ट के बारे में करेंगे, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि कैसे अंपायर शुरू हुआ, कैसे अपने उरूज पर गया और फिर किसकी हरकतों के कारण या किनकी गलतियों के कारण फाइनली ये डिक्लाइन की तरफ जाता है और फाइनली 1857 में तो खत्म ही हो गया था। तो अब ये टाइमलाइन देखने के बाद में अब जो हमारा कंसेप्ट है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का, ये अब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मुगल कोर्ट में कौन रूल कर रहा है, किसकी फंक्शनिंग है, किस तरह से रूल कर रहा है, एकदम से एक बादशाह के बाद दूसरे का जिक्र क्यों आ गया, अब ये जो कनेक्ट है या फिर जो सीक्वेंस है हम लोग बना पाएंगे। सो On this note, I would be calling it the day and concluding the lecture. ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें एंड आई होप सो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। खत्म करने के पहले एक चीज और कि आप लोग हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है इस पर जाइए। सारा का सारा आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पूरा जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। हम ऐसा नहीं करते कि आपसे ये बोलेंगे कि ये चैप्टर है इसके 2 लेक्चर्स देख लें, आपको अच्छे लगे तो उसके बाद में इतना पैसा पे कर दीजिए और उसके बाद बचे हुए लेक्चर लीजिए। ऐसा हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा हमारा मॉडल नहीं है। सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेंगे। यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, वेल एंड गुड है, वहां देख लें। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देखेंगे तो इतना सा एडवांटेज है कि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। सारे आपके रैंडम इधर उधर वीडियोस ना मिलकर एक ऑर्डर्ड फैशन में आपको अरेंज मिलेंगे। सारा जो है आपको कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा और ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। जिस भी क्लास पर आप क्लिक करते हैं, क्लास 12 पे आपने क्लिक किया तो क्लास 12 पे जैसे ही आपने क्लिक किया वैसे ही आपके क्लास 12 के जितने भी हमारे कोर्सेज वगैरह हैं सब निकल कर आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नहीं होने वाला कि आपको 2 लेक्चर्स या 2 वीडियोस देखने को मिले और बात के लिए हम लोग आपसे बोलेंगे भाई पे करो एंड ऑल दैट। आपको सारा जो जितने भी लेक्चर्स हैं पूरा का पूरा कोर्स एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर आप क्लिक करें, उसके सारे जो वीडियोज वगैरह हैं वो निकल कर आ जाएंगे। पूरा आपका जो कंटेंट के लेक्चर्स हैं, आपके जो मेन टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम्पलर्स वगैरह होगा एनसीईआरटी के या फिर आपके जो दूसरे वीडियोस वगैरह हैं जिसमें हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराते हैं, एमसीक्यूज वगैरह लगवाते हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हर एक वीडियो के साथ में जो जो कंटेंट है उसमें क्या है क्या नहीं है वो मिल जाएगा। बाकायदा आप उस वीडियो पे जाएं, क्लिक करें, अपना पढ़ाई वगैरह करें, नॉलेज गेन करें, एक अच्छे इंसान बने, अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म करें और अपनी लाइफ में एक्सेल करें। बस यही हमारा ध्येय है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी बात के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।